हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का यूनिट सेकंड का थर्ड सब टॉपिक। एंड अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पिछली वीडियोस में फर्स्ट सब टॉपिक, सेकंड सब टॉपिक, एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड इन दोज वीडियोस। एंड इफ़ यू वांट टू सी दोज वीडियोस यू कैन विजिट ऑन आवर चैनल प्लेलिस्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिया सैम फर्स्ट। और इस वीडियो में हम थर्ड सब टॉपिक सेकेंड यूनिट का डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसकी अचीवमेंट्स क्या थी और महात्मा गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन था नेशनल मूवमेंट में। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में हम धीरे धीरे सब कुछ डिस्कस करेंगे और एक ही वीडियो में हम सब कुछ कंप्लीट कर देंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये इंडिया की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। इंडिया की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो क्या थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। अब देखो, ये एक इंडियंस का प्लेटफॉर्म था। जो इंडियंस का प्लेटफॉर्म था, क्या प्लेटफॉर्म था कि इंडियंस जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने पॉलिटिकल डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सके ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियंस जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सके। ये एक प्लेटफॉर्म था इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंड की गई थी कि इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहां पे वो अपने ओपिनियंस, अपने पॉलिटिकल डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सकें। जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये फॉर्म हुई 1885 में और इसको फाउंड किया एलेन ऑक्टेवियन ह्यूमे ने, A.O. ह्यूमे जिसको बोला जाता है। ये रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। किसने फाउंड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को? एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, A.O. ह्यूमे, जो कि क्या थे? रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ईयर कौन से ईयर में फाउंड किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस को? दैट वाज 28 दिसंबर 1885। प्लेस कौन सा था जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया? दैट वाज गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के W.C. बनर्जी। किसने फाउंड किया? A.O. ह्यूमे ने फाउंड किया। A.O. की आप डेफिनेशन बताओगे इन कमेंट सेक्शन। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के? W.C. बनर्जी। ठीक है, अब रीजंस क्या थे इसकी फॉर्मेशन के? तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इंडियंस के लिए एक प्लेटफॉर्म था कि वो अपने पॉलिटिकल डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सके। तो फॉर्मेशन के रीजन क्या थे? सबसे पहले कि पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो ग्रो हो सके। क्या ग्रो हो सके? पॉलिटिकल अवेयरनेस ग्रो हो सके, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन आ रही थी। वेस्टर्न, देखो पहले हम एजुकेशन बोलते थे, फिर उसके बाद हमारा कंसेप्ट जो है वो एजुकेशन पे हो गया। कैसे हो गया? तो दूसरे लोगों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, तो जो पॉलिटिकल अवेयरनेस थी वो ग्रो हो रही थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी मदद से बनी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि नेशनल प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, कि इंडियंस की जो प्रॉब्लम्स थी उनको ब्रिटिश तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, नेशनल प्लेटफॉर्म की। और वो नेशनल प्लेटफॉर्म कहाँ आया? इंडियन नेशनल कांग्रेस आया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इंडिया के जो लोग थे उनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स कर रहे थे, और इसी वजह से हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई। उसके बाद न्यूज़पेपर राइज हुए, जो नेशनल कॉन्शियसनेस जो थी वो बन रही थी। न्यूज़पेपर फाउंड हुए, जब न्यूज़पेपर आ रहे थे तो उसमें बताया जा रहा था कि जो लोगों को पूरी फैसिलिटीज, लोगों को पूरे राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? जब न्यूज़पेपर पे प्रॉब्लम्स शो होना शुरू हुई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन होगी कि लोगों को जो है वो क्या मिलेगा? लोगों को अपने राइट्स, अपने पॉलिटिकल डिमांड्स को एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा सेफ्टी वाल्व थ्योरी। इसमें क्या है कि जो इंडियंस थे, जो हमारे A.O. ह्यूमे थे, जो ब्रिटिश के सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, वो चाहते थे कि इंडियंस जो है वो अपनी ग्रीवियंसेस, अपने दुख जो है वो एक्सप्रेस कर सके पीसफुली, रिवॉल्ट को अवॉइड करके वो पीसफुली अपने दुख जो है, ग्रीवियंसेस हैं, वो शेयर कर सके। इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया। तो ये आगे हमारे क्या रीजंस। आई होप इतने रीजंस क्लियर है। उसके बाद अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स पे कि इसका मेन मोटिव क्या था। रीजंस देखो, रीजंस हमें पता चल गए क्यों फॉर्म हुई। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या इसका मेन मोटिव था कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई तो उसके क्या प्रॉफिट, क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले यूनिटी प्रमोट होगी इंडियंस के बीच में। इंडियंस नेशनल कांग्रेस में क्या होगा? इंडियंस होंगे तो सबको पता चलेगा कि लाइक हमारा जो गोल है वो सेम है, तो यूनिटी प्रमोट होगी इंडियंस के बीच में। उसके बाद जो लोग हैं वो ट्रेन होंगे डेमोक्रेटिक मेथड्स में, कि हमें डेमोक्रेसी के थ्रू जो है वो अपनी डिमांड्स को एक्सप्रेस करना है, ना कि थ्रू रिवॉल्ट। उसके बाद जो डिमांड्स थी वो प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। और जो सिविल लिबर्टी थी, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स थे, सिविल लिबर्टी यानी लोगों की जो लिबर्टी, लोगों की जो फ्रीडम थी, और पॉलिटिकल राइट्स थे,
उनके लिए काम होना स्टार्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? कि यूनिटी को प्रमोट करना है, जो लोग हैं उनको ट्रेन करना है कि डेमोक्रेटिक मेथड से जो है वो काम करो, डिमांड्स को प्रेजेंट करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, और सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स के लिए काम करना है। अब इसके अर्ली अचीवमेंट्स की बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो सबसे पहले इन्होंने डिमांड किया ICS एग्जाम, यानी इंडियन कमीशन सर्विस एग्जाम, जो इंडिया में हेल्ड हो। उसके बाद जो लैंड रेवेन्यू था, लैंड का जो आप टैक्स लेते थे उसमें रिडक्शन हो। उसके बाद लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हो, जो लॉज वगैरह बनते हैं उनमें थोड़ी सी चेंजेस आए, और जो नेशनल कॉन्शियसनेस है क्रॉस रीजन उसका स्प्रेड हो। नेशनल कॉन्शियसनेस यानी हमें देशभक्ति की भावना के बारे में पता चले, हमारे अंदर देश प्रेम की भावना हो, वो इंडियंस के बीच में आए। वो कैसे आएगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस से आएगी। ये इसकी अचीवमेंट्स थी। ये क्या थी? इसकी अचीवमेंट्स थी। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद सेकंड आता है हमारा कि महात्मा गांधी की क्या कंट्रीब्यूशन थी नेशनल मूवमेंट में। तो सबसे पहले गांधी जी का लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो सबसे पहले ये बोलते थे ना कि क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, कि आप हथियार वगैरह नहीं यूज करो। क्या नहीं यूज करो? हथियार वगैरह यूज नहीं करो। ट्रुथ, सत्य के ऊपर जो है वो लाइक आप अपनी पकड़ रखो, मास पार्टिसिपेशन हो, सारे लोग जो है वो सपोर्ट करें, और उसके साथ ही साथ सत्याग्रह हो, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस हो। नॉन वायलेंट यानी विदाउट एनी यूजिंग वेपन्स रेजिस्टेंस हो। अब इसका जो इन्होंने क्या डिफरेंट मूवमेंट चलाई थी गांधी जी ने, वो क्या थी? सबसे पहले आगे हमारी चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये फर्स्ट सत्याग्रह था इंडिया में। कौन सा सत्याग्रह था? फर्स्ट सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, और ये प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट एक फॉर्ट था कि पीजेंट्स को फोर्स किया जा रहा था कि वो अपनी खेती में इंडिगो ग्रो करें। तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये सत्याग्रह जो था वो लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? 1917 में। कहाँ लॉन्च किया गया? चंपारण, बिहार में। इसका आउटकम क्या हुआ? फार्मर्स को थोड़ा सा क्या मिला? रिलीफ मिला। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में था, और इसमें क्या हुआ? क्रॉप फेल हो गई, बट क्रॉप फेल होने के बावजूद रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट किया गया। तो गांधी जी ने डिमांड किया कि टैक्स रिमिशन होना चाहिए। अगर क्रॉप ग्रो नहीं हुई है तो किस बेसिस पे आप रेवेन्यू ले रहे हो? रेवेन्यू तो वो तब होता है ना जब किसी की क्रॉप ग्रो हुई हो और उसके बदले में वो थोड़ा सा लेके रेवेन्यू दे रहे हैं, थोड़ा सा टैक्स दे रहे हैं। बट अगर किसी की क्रॉप ग्रो ही नहीं हुई है तो वो क्या पिछले जो उसका कमाई होगी उसमें से टैक्स देगा? और पिछली कमाई कौन सी रहती है फार्मर्स की? बेचारे साथ साथ में खर्च कर देते हैं। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग ये था कि टैक्स रिमिशन होना चाहिए, रेवेन्यू क्यों कलेक्ट किया जा रहा है। और इस पे क्या हुआ? आउटकम इसका क्या हुआ? रेवेन्यू जो था वो रिलैक्स किया गया, लाइक कम किया गया। थर्ड आता है हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो हुआ था 1918 में। इसमें क्या था कि वर्कर्स जो थे वो डिमांड कर रहे थे उनकी बेटर वेजेस हो, और गांधी जी ने क्या किया? फास्टिंग यूज किया, यानी व्रत पूरा वो रखा कि मोरल प्रेशर होगा ब्रिटिशर्स के ऊपर। आउटकम क्या आया कि वर्कर्स को 35% वेज जो था वो इंक्रीज हुआ इनका। लाइक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में यही था कि वेजेस जो थी वर्कर्स को वो अच्छी नहीं मिल रही थी, और गांधी जी ने इसके लिए क्या किया? भूख हड़ताल की, और उसका आउटकम क्या हुआ? 35% वेज जो थी लोगों की, वर्कर्स की, वो इंक्रीज हुई। उसके बाद आता है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो स्टार्ट हुआ 1920 में। रीजन क्या था इसका? जलियांवाला बाग मैसेकर और रॉलेट एक्ट, दो एक्ट जो थे, जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और रॉलेट एक्ट जो वो भी 1919 में ही हुआ था। तो ये इसके रीजन थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। इसमें क्या किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कि हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे। नाम से पता चल रहा है नहीं कॉपरेशन करना। भाई ब्रिटिशर्स की जो फॉरेन गुड्स है उनको नहीं खरीदो, ब्रिटिशर्स के स्कूल्स हैं वहां पे नहीं जाओ, जो उनके टाइटल्स उन्होंने दिए हैं वो भी टाइटल्स अपने पास नहीं रखो। आउटकम क्या हुआ कि स्वदेशी जो चीजें थी वो प्रमोट होना स्टार्ट हो गई, और मास अवेकनिंग हुई। लोग जागे कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर कितना जो है वो दबे हुए हैं। उसके बाद आता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें क्या है? 1930 में ये स्टार्ट हुआ दांडी मार्च से, सॉल्ट सत्याग्रह से। और इसने क्या किया? पहले इंडियंस को परमिशन नहीं थी कि वो सॉल्ट बना सके खुद का, बट सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया बाय मेकिंग सॉल्ट। और इसका आउटकम क्या आया कि इंटरनेशनल अटेंशन मिली, जो भी इंटरनेशनल कंट्रीज थी उनका अटेंशन मिली कि इंडिया के लोग जो है वो फ्रीडम चाहते हैं और वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ। इसका स्लोगन क्या था? डू और डाई। और ये क्या हुआ कि आप यहाँ से विड्रॉ करो हमारी कंट्री से, और आउटकम क्या आया था कि ब्रिटिशर्स को पुश किया गया कि आप इंडिया को लीव करो। तो ब्रिटिशर्स के अंदर एक टाइप का डर आ गया, और गांधी जी की ये मूवमेंट जो थी इनका इम्पैक्ट क्या हुआ कि फ्रीडम स्ट्रगल को एक मास मूवमेंट बना दिया गया। मास मूवमेंट यानी लोग जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें
इसमें हिंदूज यूनाइट हो गए, मुस्लिम यूनाइट हो गए, सिख्स आ गए, पीजेंट्स आ गए, वीमेन आ गए, सारे लोग जो है वो यूनाइट होकर काम करने लग पड़े और वर्ल्ड को एक न्यू मेथड मिला स्ट्रगल का, दैट वाज नॉन वायलेंस, कि हम हथियारों के बिना भी अपने शब्दों से भी एक आज़ादी ले सकते हैं। ये आ गया गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आता है हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे बना, तो इंडिया ने अचीव की हमारी इंडिपेंडेंस कब की, 15 अगस्त 1947 में, और कॉन्स्टिट्यूशन कब आया इफेक्ट में, 26 जनवरी 1950 में। तो इसलिए इंडिपेंडेंस डे कब बनाया जाता है, 15 अगस्त, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाया जाता है, रिपब्लिक डे, दैट इज 26 जनवरी। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें, ये फॉर्म हुई थी हमारी 1946 में, और इसके टोटल मेंबर्स से कितने थे, 189, ठीक है। और लेटर जो थे वो 299 रहे थे पार्टीशन के बाद। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 389 मेंबर थे और 299 रहे थे पार्टीशन के बाद। इसके प्रेसिडेंट असेंबली के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चेयरमैन जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो कौन थे, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। ये आ गया थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस क्या रहा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। सबसे पहले इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था। इसमें क्या था कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और लेटर इसको प्रीएम्बल बनाया गया। लेटर क्या बनाया गया, प्रीएम्बल बनाया गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी अंडर डॉक्टर अंबेडकर जो थी वो लाई गई, और इनपुट्स जो थे वो कहां से लाए गए, इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में डिबेट्स हुई, पब्लिक सजेशंस मिले, और फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ जो था वो क्या था, इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में था। उसके बाद क्या आता है हमारा अडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट। अडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट में क्या था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सब कुछ बन चुका था कॉन्स्टिट्यूशन का, और इन्फोर्स कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे भी आज सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी ड्यूरेशन और कॉस्ट कितनी रही थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, सबसे पहले टाइम कितना लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, और कॉस्ट कितनी लगी थी, 64 लाख। कितनी कॉस्ट लगी थी, 64 लाख। ओके उसके बाद हमारा आता है साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया। अब इसके फीचर क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, सबसे पहले आता है हमारा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अराउंड 395 आर्टिकल्स थे इसमें 1950 में, अब जो है वो ज्यादा हो गए हैं, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोरो किया गया, लाइक ब्रिटेन से, यूएसए से थोड़े पॉइंट्स, थोड़े कनाडा से, थोड़े आयरलैंड से। और सेकंड पॉइंट आता है हमारा, ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका फीचर में, ये सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है प्रीएम्बल में कि हमारी कंट्री जो है वो सॉवरेन है। सॉवरेन क्या होता है कि अपने डिसीजन खुद ले सकती है। सोशलिस्ट यानी वेलफेयर के ऊपर काम करेगी, लोगों की भलाई के ऊपर काम करेगी। सेक्युलर यानी कोई भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही है, सारे रिलीजन इसके सामने बराबर है, कोई भी रिलीजन सुपीरियर नहीं है, कोई भी रिलीजन इंफीरियर नहीं है। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक है, फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। और रिपब्लिक यानी गणतंत्र है, हमारी कंट्री जो है वो क्या है, गणतंत्र है। ये सब कुछ क्या किया गया, किसमें एक्सप्लेन किया गया है, प्रीएम्बल में। इतना आई होप क्लियर है। अब ये शो करता है कि इंडिया जो है वो फ्री है, मतलब सारे जो रिलीजन्स हैं सभी रिलीजन्स के लिए इक्वल है, फ्री है, और लोग जो है वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट होते हैं हमारे नॉमिनल हेड। कौन होता है नॉमिनल हेड, प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल हेड होते हैं। एग्जाम्पल कि जो पीएम है ना वो डेली एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहा है, इसलिए पीएम जो है वो क्या है, रियल हेड है, और दूसरा क्या आ गया हमारा, प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, नॉमिनल हेड है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में क्या आ गया, पार्ट 3 में सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी आ गया। या आपको नाम से ही पता चल जाएगा, आपको ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है पेपर में, बिकॉज दैट इज अंडरस्टैंडिंग इंडिया पेपर, और अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर 40 मार्क्स का ही आता है, ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है। सो यू हैव टू अटेम्प्ट इन लिमिटेड सेक्शन एंड लिमिटेड टाइम फ्रेम। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारे फंडामेंटल राइट्स अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है वो सब इसमें डाल देना। ठीक है, और एग्जांपल में आप क्या डाल सकते हो कि राइट टू एजुकेशन, आरटीई, जो इंश्योर करता है क्या, फ्री स्कूलिंग को। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। इसमें गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है, ठीक है, जो इन्फोर्सेबल नहीं है कि लाइक
करनी ही करनी है। बट एग्जाम्पल जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट हो गया, विलेज पंचायत हो गई, जो डीपीएसपी है वो किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए है, कि गाइडलाइंस हैं किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, जो 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 1976 में। इसमें क्या है कि नेशनल फ्लैग और एंथम की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। और इसके बाद 7 पॉइंट आता है हमारा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज। इसमें क्या है, पावर जो है वो डिवाइड की जाती है सेंटर और स्टेट दोनों में। फेडरल सिस्टम क्या हो गया, सेंटर और स्टेट दोनों में पावर डिवाइड हो रही है। बट इमरजेंसी के दौरान सेंटर जो है वो ज्यादा पावरफुल बन जाता है। एग्जाम्पल कि प्रेसिडेंट का रूल है स्टेट में, और जब प्रेसिडेंट 375 सेक्शन के आर्टिकल के अंडर जो है वो लगाता है इमरजेंसी, तो उस टाइम पे सेंटर के पास कंट्रोल जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा आ जाता है। उसके बाद 8 आता है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल केशवनंदा भारती केस जो था, इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको क्या किया, प्रोटेक्ट किया। और उसके बाद आता है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। इसमें क्या है, यूएसए का ड्यूअल सिटीजनशिप है कि आपको एक पर्टिकुलर कंट्री की सिटीजनशिप भी मिल रही है और पर्टिकुलर स्टेट की भी मिल रही है। बट इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, ठीक है, जो नेशनल यूनिटी को इंश्योर करता है। और लास्ट पॉइंट आ गया हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें क्या है, हर सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है, और इलेक्शन जो है वो हर 5 साल में होंगी, कि सारे इक्वल वॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लास्ट वन पढ़ा हमने फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर ऑल अंडरस्टैंडिंग इंडिया फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।